Hello students, hope all of you are healthy and safe at your home. बेटा ये जो हमारे पास एक डिजीज़ कोरोना इसकी दिक्कत चल रही है, इसकी वजह से हम लोग जो है वो लाइव क्लासेस नहीं लगा पा रहे हैं अपनी। बट एक चीज़ याद रखो रजे कि हम लोगों ने रुकना नहीं है। इस जो प्रॉब्लम आई है सबके लिए है, पर हमें रुकना नहीं है। आपकी +2 क्लास है बेटा, बोर्ड क्लास है, आपका कैलिबर टेस्टिंग सब कुछ होगा एट द एंड। अभी नहीं, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद ये सब ठीक हो जाएगा और हमें फिर से दोबारा से अपनी उसी रूटीन में वापस आना पड़ेगा। तो प्लीज़ पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, आप जब भी लेक्चर्स लगा रहे हो पूरी एनर्जी के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ कि हम लोगों ने करना है। ये नहीं सोच लेना कि अभी नहीं, चलो कोई बात नहीं, बाद में क्लासेस लगेंगी तब करेंगे। बेटे करने के लिए बहुत कुछ है एंड टाइम लिमिट इज वेरी लेस, बहुत कम टाइम रह जाएगा आपके पास तब। ठीक है, तो अभी हम लोग अभी से आप लोग अगर अच्छे से करना शुरू कर दोगे तो हमारा काम जो है बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, आप सबको अच्छे से समझ में आएंगी चीजें, आपका सिलेबस काफी कवर हो चुका होगा जब तक लॉकडाउन खुलेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है मेरी बात अच्छे से सुनोगे और उसको समझने की कोशिश करोगे कि हम लोगों ने इस लॉकडाउन की वजह से रुकना नहीं है, हम लोगों ने अपना काम करते जाना है। जितना मैक्सिमम हमसे कवर हो पाएगा हम करेंगे। जब भी लेक्चर लगाने बैठोगे अपना कॉपी पेन साथ लेके बैठोगे, साथ साथ में अपने नोट्स प्रिपेयर करोगे। लेक्चर खत्म होने के बाद उस लेक्चर को कुछ देर बाद रिवाइज करोगे और रिवीजन के दौरान जो भी डाउट्स आते हैं, जो भी दिक्कत आती है, 1-2 दिन के, जैसे 2 दिन के लेक्चर लगाए, कोई भी डाउट आया उसको नोट करो। आपको बता दिया जाएगा कि हमने जूम मीटिंग के थ्रू उन डाउट्स को डिस्कस करना है या व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू। ठीक है, तो डाउट्स साथ साथ में लेते जाना है, किसी डाउट को आगे नहीं लेके जाना है कि आज नहीं कल पूछ लेंगे, कल नहीं परसों पूछ लेंगे। जब डाउट रह जाएगा बेटे फिर आगे वाला टॉपिक समझ में नहीं आता है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो सबने डाउट्स जो है वो साथ के साथ ही डिस्कस करते जाना है। जो भी होमवर्क दिया जाएगा पूरी ऑनेस्टी के साथ कोशिश करनी है कि वो करें आप लोग। आई विल चेक योर नोटबुक्स। कैसे? मैं जूम ऐप पे उन नोटबुक्स को चेक करूंगी आपने वो काम किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो इसमें मत रहना कि हम लोगों को कौन सा मैम देख सकते हैं। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी बेस्ट कोशिश करूंगी कि आप लोगों को पूरा अपना बेस्ट दूं, पर आपने भी बेटा उतने ही एफर्ट्स करने हैं। डन? तो चलो आज हम शुरू करते हैं क्लास +2 का फिजिक्स का पहला यूनिट, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है बेटा जी, अब देखो रजे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब इस यूनिट में पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इसमें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो वर्ड का मीनिंग हमें इलेक्ट्रो पढ़ते ही कुछ समझ में आता है कि हम लोग कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी मतलब रिलेटेड टू चार्ज, रिलेटेड टू चार्ज, क्योंकि करंट, इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट का फ्लो, और करंट का फ्लो करता है बेटे चार्ज के फ्लो करने से, है ना। तो हम लोग कुछ इस चैप्टर में चार्ज से रिलेटेड चीज स्टडी करने जा रहे हैं। दूसरा वर्ड है बेटे स्टैटिक्स। अब स्टैटिक्स का मीनिंग क्या है? स्टेशनरी। क्या मीनिंग है बेटे इसका? स्टेशनरी, स्टेशनरी या फिर एट रेस्ट, स्टेशनरी या एट रेस्ट। ठीक है, एट रेस्ट, ये रेस्ट लिखा बेटा, मैं दोबारा लिख देती हूं, एट रेस्ट। मतलब हमें क्या पढ़ना है? हमें उन चार्जेस के बारे में स्टडी करनी है जो कि स्टेशनरी हैं, जो मूव नहीं करते हैं। तो इस पूरे यूनिट में हम सिर्फ उन्हीं चार्जेस के बारे में पढ़ाई करेंगे जो मोशन में नहीं होते। जब बेटे हम उन चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं जो मोशन में है, उसका हमने और नया नाम रखा हुआ, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट का मीनिंग क्या होता है बेटे? मूवमेंट, गति, चाल। ठीक है, तो किसकी चाल, किसकी गति? चार्जेस की गति। उसके बारे में, जब चार्जेस के मोशन के बारे में हम स्टडी करेंगे, देन दैट विल बी कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस की स्टडी। और स्टेशनरी चार्जेस की स्टडी क्या कहलाती है बेटे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हो गया बेटा? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द
branch of physics which deals with the study of charges at rest, comma, the forces between them, उन चार्जेस के बीच में कैसा फोर्स है, कॉमा, इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड पोटेंशियल्स। हम पढ़ेंगे ये सारी टर्म्स, हमें आगे चैप्टर में आएंगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स ड्यू टू these charges is called electrostatics, इसका और नाम है बेटे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और एक और नाम होता है बेटे इसका फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तीनों का एक ही मीनिंग है, तीनों का मीनिंग जो है वो सेम है बेटे, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोले वो, चाहे वो बोले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और चाहे वो बोले फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, मीनिंग इज सेम। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है बेटे, उन चार्जेस के बारे में जो कि स्टेशनरी हैं, जो कि रेस्ट पे हैं, मूवमेंट नहीं होती है जिनकी, ठीक है, उनके बीच में आपस में कैसा फोर्स है, क्या वो अट्रैक्टिव है, क्या वो रिपल्सिव है, ठीक है, उनकी द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब उनका इन्फ्लुएंस कितने एरिया में है, कितना पोटेंशियल है, सब कुछ जो भी हम स्टैटिक चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे वो किसके अंडर आएगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर आएगा। ठीक है राजे, अब मैं बार बार वर्ड यूज कर रही हूं चार्ज, है ना, तो हमें यह पता होना चाहिए कि पहले तो चार्ज है क्या, कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या होता है चार्ज। अभी तो चलो मैं आपको सुन नहीं सकती, बट जनरली जब मैं क्लास में पूछती हूं तो मुझे बड़े ही सैड मोड में कहना पड़ रहा है कि चार्ज की डेफिनेशन नहीं आती होती बेटा बच्चों को, चाहे क्लास 10th में पूछ लो, चाहे क्लास +2 में पूछ लो, है ना। वो बोलते हैं मैम पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, ये सारी चीजें बता देंगे, बट चार्ज होता क्या है ये नहीं बताते। अब चार्ज होता क्या है समझो इसको, और कोशिश करना कि आगे से नहीं भूलो इसको। देखो बेटे, जैसे मास किसी भी मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, और आपने +1 में, क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा ग्रेविटेशन। उस चैप्टर में आपने पढ़ा कि यूनिवर्स में कोई भी दो पार्टिकल्स जिनके पास मास है, उनके बीच में हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये हमने +1 क्लास में पढ़ा, 9th का मुझे नहीं पता आपको याद है या नहीं, और मैं उम्मीद कर रही हूँ +1 का आपको याद होगा। नहीं है तो मैं अभी बता रही हूं कि ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने ये चीज स्टडी की कि जिन भी बॉडीज के पास बेटा मास होगा, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है रजे, पर हमेशा बॉडीज अट्रैक्ट नहीं ना करती एक दूसरे को, हमने रिपल्शन भी देखी है ना। आप लोग क्लास 10th में पढ़ते थे कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, है ना, या मैग्नेट के सेम पोल्स एक दूसरे के सामने ले आओ तो वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट रिपल्शन, है ना, वो रिपल्शन क्यों हुई, कैसे हुई। तो बेटे चार्ज जो है किसी भी बॉडी की, किसी भी मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो या तो फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, या किसी दूसरे के द्वारा लगाए गए फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है, फील कर सकता है। अब देखो, जैसे मेरे पास ये पेन है, मार्कर है, ये अभी ये ना तो कुछ, अभी देखो इसके और इस पेपर के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, बट वो बहुत छोटा होता है, वीकेस्ट फोर्स है। आपने +1 में भी ये चीज पढ़ी, इसीलिए वो हम उसको महसूस नहीं कर पाते। बट जनरली ये जो पेन है, अभी इस पेपर के ऊपर ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना ही फोर्स ऑफ रिपल्शन हमें नजर नहीं आ रहा। ठीक है, देखो आप छोटे होते एक काम करते थे कि आप कॉम्ब को अपने हेयर के साथ रब कर लेते थे, या स्केल को अपने हेयर के साथ, पहले ड्राई हेयर के साथ रब करते थे, फिर उसको पेपर के जब छोटे छोटे पीसेस के पास बेटा लेके जाते थे तो वो उसको अट्रैक्ट करता था। जनरली आप कॉम्ब को लेके जाओगे बिना रब किए तो वो अट्रैक्ट नहीं करता। जैसे आप रबिंग के बाद उस कॉम्ब को पेपर के पीसेस के पास लेके जाते हो तो वो उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। ऐसा क्या हो जाता है कि उसके बीच में अट्रैक्शन शुरू हो जाती है। या फिर आपने 2 कॉम्ब लिए, 2 स्केल लिए, दोनों स्केल को अपने हेयर के साथ रब किया,
तो जब आप उन दोनों स्केल्स को आपस में लेके आते हो तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। वैसे तो नहीं स्केल्स रिपेल करते एक दूसरे को, जैसे आप रबिंग करते हो और फिर वो उनको एक दूसरे के पास लेके आते हो तब वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रबिंग करने से उनमें कुछ इस तरह ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो तो या तो किसी दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकते हैं या किसी और दूसरे के दोबारा लगाए गए फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऐसा क्या हुआ रबिंग से? रबिंग से उनके ऊपर बेटे चार्ज आ गया, दे गॉट इलेक्ट्रीफाइड। इलेक्ट्रीफाइड मीन्स चार्ज हो गए वो, ठीक है, उनके ऊपर एक चार्ज आ जाता है। आता कैसे वो हम आगे स्टडी करते हैं, मैं समझाऊंगी आपको ये सारी चीज, समझ रहे हो? तो चार्ज की अगर डेफिनेशन कोई पूछ लेता है कि चार्ज होता है, तो चार्ज क्या बोलेंगे हम? इट इज समथिंग पोजेस्ड बाय अ मटीरियल ऑब्जेक्ट, या बोल दोगे कि इनहेरिट प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स और टू रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक है राजे, मैं लिखवा देती हूं, लिख लो इसको फटाफट से जरा। चार्ज क्या है? इट इज something possessed by material objects that makes it possible for them to exert electrical force और नहीं देखो, and to respond to electrical force। या तो इलेक्ट्रिकल फोर्स को रिस्पॉन्स करेगा या फिर एक्सर्ट कर सकता है। एक्सर्ट मतलब जैसे मैंने बेटे उसको स्केल को मैं पेपर के पीसेस के पास लेके गई तो उसने क्या किया? पेपर के पीसेस के ऊपर फोर्स लगाया और पेपर के पीसेस ने उस फोर्स को क्या किया? रिस्पॉन्ड किया, महसूस किया ना उन्होंने, इसीलिए वो अट्रैक्ट होके उसकी तरफ आ गए। ठीक है राजे, समझ में आई मेरी इतनी बात? डन। आगे चलते हैं बेटा। अच्छा, अब देखो, मैंने अभी आपके साथ ग्रेविटेशन वाले चैप्टर की बात की कि जो दो मटेरियल जिनके पास मास है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अब एक चीज देखते हैं, आप लोग केमिस्ट्री में न्यूक्लियस पढ़ते हो, सभी एटम पढ़ते हो ना, कि हमारा जो मैटर है इट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। और जब आप एटम की स्ट्रक्चर करते हो उसमें आप क्या करते हो कि उसमें न्यूक्लियस है जी, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जी, और उसके आसपास के जो ऑर्बिट्स उसमें क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो हम वो उन्हीं तीनों पार्टिकल्स को लेके चलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है, मैं यहां लिख देती हूं मास, और यहां पे लिख देते हैं चार्ज। ठीक है, यहां पे है मेरे पास इलेक्ट्रॉन, यहां पे बेटे प्रोटॉन, और यहां पे रजे न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास कितना मास होता है रजे? 9.11 इंटू 10⁻³ kg। ये फ्रैक्शन कुछ लंबी रहती है, हम उसको राउंड ऑफ करके 11 लिख लेते हैं या 1 भी लिख लेते हैं अकेला। 9.1 इंटू 10⁻³ kg। और जो प्रोटॉन है उसका मास कितना होता है? 1.672 इंटू 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1.674 इंटू 10⁻27 kg। इनका अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में। ठीक है, अब चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो कितना होता है राजे? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे भी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। फिर डिफरेंस क्या दोनों में? प्रोटॉन के पास बेटे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आया ये भी हम स्टडी करने वाले हैं कुछ ही मिनटों में। ठीक है, बट न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, जीरो। तो ये जो 2-3 पैरामीटर्स हैं सारे चैप्टर में आपके यूज होते रहेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिए। यहां पे आपको मैं समझाना क्या चाह रही हूं बेटे, देखो अब इलेक्ट्रॉन के पास मास है ना, पर आपने क्लास 10th में पढ़ा था, पिछली क्लासेस की आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग क्या आप बोलते हो कि दो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यही बोलते हो ना कि दो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि दोनों के पास सेम नेगेटिव चार्ज है।
अच्छा जी, फिर इनके पास मास भी तो है। ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग, ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करने चाहिए। हम बोलते हैं कि जिन भी पार्टिकल्स के पास मास है उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब यहां पे बात जो है बिगड़ रही है ना, सुलझाना तो पड़ेगा इस गुत्थी को, है ना, कि क्या है। देखो बेटे क्या है, मैंने मान लिया मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लेती हूं, और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से कितनी दूरी पे पड़े हैं, 1 सेंटीमीटर, कुछ 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर की दूरी पे पड़े हैं। ठीक है, मैंने क्या माना, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स है बेटे मेरे पास, और उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना हो, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना हो, तो फॉर्मूला अगर आपको याद हो बेटे, मैं इसके साथ एफ जी लिख लेती हूं क्योंकि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी निकालूंगी। एफ जी क्या होता था बेटे, एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। याद आ गया होगा होप। जी क्या था बेटे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 m2 क्या थे, 2 बॉडीज के बीच का मास, और r क्या था, 2 बॉडीज के बीच का डिस्टेंस। अब g की वैल्यू क्या होती थी रजे, g की वैल्यू होती थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और इसका यूनिट क्या होता था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसका यूनिट होता था। अच्छा, अब हमारे पास दो बॉडीज क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, पुट करो वैल्यूज, एफ जी विल बी इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मासेस किसके, इलेक्ट्रॉन्स के, 9.1 इंटू 10⁻⁻31, 2 बार आएगा, मैंने इसको स्क्वायर में लिख लिया, अपॉन 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻⁻2 का स्क्वायर। ठीक है ना, जब आप इसको सॉल्व करते हो तो इसकी वैल्यू आती है 5.5 इंटू 10⁻⁻67 न्यूटन। समझ गए, ये आती है वैल्यू इसकी 5.5 इंटू 10⁻⁻67 न्यूटन। मतलब इतने से फोर्स से 2 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब दूसरा फोर्स कौन सा है उनके बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब जो चार्जेस के बीच में, चार्जेस की वजह से है, उनके मास की वजह से नहीं, उनके चार्जेस की वजह से है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है, होप के आपने क्लास 10th में किया होगा, नहीं किया है तो डोंट वरी, इस चैप्टर में हमारे पास पूरी उसकी प्रॉपर डेरिवेशन है, हम लोग करेंगे। मैं फिर भी फॉर्मूला लिख रही हूं अभी अभी। ठीक है, डेरिवेशन बेटे आगे आएगी। ठीक है, याद रखना, इसको डाउट में नहीं लिख लेना है, ये डेरिवेशन आगे आएगी आपके पास, हम उसमें इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। डन बेटा, वैसे 10th में हमने पढ़ा हुआ है क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैंने एफ ई लिख दिया इसको, इसका फॉर्मूला है बेटे के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ के की भी एक वैल्यू होती है, वो भी हम करेंगे अभी, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, और चार्ज का पर कूलम स्क्वायर। पुट करो वैल्यूज, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू, ये चार्ज है हमारे पास, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर, अपॉन आर कितना डिस्टेंस है, फिर से वही 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो इसकी वैल्यू आती है बेटे 2.3 इंटू 10⁻24 न्यूटन। देखो, अब जब हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मासेस की वजह से निकाला तो उसकी वैल्यू कितनी आई, ये, और फोर्स ऑफ चार्जेस की वजह से निकाला तो ये, मतलब रिपल्शन वाला फोर्स ये हुआ, अट्रैक्शन वाला ये। कौन बड़ा है, इसको देख के नहीं बोल देना कि ये बड़ा है। ये देखो पावर -67, यहां -24 है ना, मतलब यहां पे अगर मैं 23 को लिखूंगी तो इसके सामने मुझे कितनी जीरोस लगानी पड़ेंगी, कितनी जीरोस लगानी पड़ेंगी, 24 मान लो तुम, इसके आगे मुझे 24 जीरो लगानी पड़ेंगी। इसके लिए कितने लगाने पड़ेंगे, 67, मतलब 0.00000 एट द एंड 55 है ना। इसमें 0.000 कितनी बार, 24 टाइम्स, एट द एंड 23। तो कौन बड़ा हुआ बेटे, नेचुरली दिख रहा है एफ ई इज ग्रेटर देन एफ जी। जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो बड़ा है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, मीन्स रिपल्सिव फोर्स बड़ा है एज कंपेयर टू अट्रैक्टिव फोर्स। रिपल्सिव वाला बड़ा है अट्रैक्टिव के कंपैरिजन में। अगर रिपल्सिव बड़ा है तो नेचुरल सी बात है रिपल्सिव भी काम करेगा। ठीक है, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट
नहीं करते। बात दिमाग में चलेगी। कोई पूछ ले भी मास है दोनों के पास, क्यों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे, फिर आप क्यों बोलते हो कि रिपेल करेंगे, तो उसका कारण हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया उस चीज को कि ये होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास एक एडिशनल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में राइज होता है, और वो प्रॉपर्टी, एडिशनल प्रॉपर्टी क्या है, उसका इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, उसका इलेक्ट्रिक चार्ज। डन बेटे, उम्मीद कर रही हूं कि आपको ये चीज समझ आई होगी। आगे चलते हैं राजे। देखो बेटा, अब कितनी तरह के चार्जेस, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। कौन कौन से रजे? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ये आपको सबको पता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पर कभी क्या ये सोचा कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आए? क्योंकि किसी भी बॉडी के ऊपर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे आए, ये कभी सोचा आप लोगों ने बेटे? नहीं सोचा, है ना। देखो कि कोई भी बेटे बॉडी जो है, कोई भी जो मटेरियल है, वो किससे मिलके बना है? एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बना है ना। और हर एटम के अंदर एक कोर है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हो, है ना। एंड उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, है ना। इसका मतलब जो एक एटम है वो इलेक्ट्रिकली क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल वर्ड का मीनिंग क्या है यहाँ पे? कि उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो द मटेरियल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इफ दे डू कंटेन चार्जेस बट द चार्जेस आर एग्जैक्टली बैलेंस्ड। बैलेंस्ड मीन्स जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही क्या थे बेटे? प्रोटॉन्स थे। तो उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं कि क्या है वो? न्यूट्रल है, मतलब उसके ऊपर कोई भी नेट चार्ज नहीं है। बात में आगे चल रही है। ठीक है, देखो क्या बोला मैंने। न्यूट्रल लिखते हैं पहले कि न्यूट्रल बॉडी क्या होती है या न्यूट्रल मैटर क्या होता है। विच कंटेन्स, या आप लिख दो व्हेन द मैटर, या ऑब्जेक्ट लिख सकते हो बेटे, व्हेन द मैटर कंटेन्स equal amounts of पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। जब दोनों बराबर होते हैं तब हमारा मैटर क्या हो जाता है बेटे? न्यूट्रल। ठीक है, मतलब इसके पास नेट चार्ज कितना है? नेट चार्ज कितना? 0। अब जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव, जब ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा ना। तो नेट चार्ज इसके पास बेटे क्या? 0। बट जब ये चार्जेस बेटे बैलेंस में नहीं होंगे, इफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर नॉट इन बैलेंस। इन बैलेंस मीन्स बराबर नहीं होंगे, कम या ज्यादा होंगे, देन देयर इज अ नेट चार्ज। तब उस टाइम पे बॉडी के ऊपर कुछ नेट चार्ज होगा, मतलब इम्बैलेंस चार्जेस होंगे तो नेट चार्ज होगा। अब नेट चार्ज कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा? पॉजिटिव का मतलब बेटे प्रोटॉन्स उसमें ज्यादा होने चाहिए, नेगेटिव का मतलब बेटे उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूं। जैसे मेरे पास 2 एलिमेंट थे, एलिमेंट 1 एंड देन एलिमेंट 2। कुछ भी ले लिया मैंने बेटे, कुछ भी, एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2, एग्जाम्पल दे रही हूं बस मैं आपको। इसके पास ये दोनों स्टार्टिंग में क्या थे? न्यूट्रल थे। क्या थे स्टार्टिंग में? दोनों न्यूट्रल थे। इसके पास लेट कर लिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 10। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 10 होंगे ना, बराबर होने चाहिए दोनों, तो न्यूट्रल है अभी। इसके पास मैंने बोल दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 14। फिर मैंने इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में रब कर दिया, जैसे मैंने स्केल और हेयर को रब किया था। तो जब बेटे मैं इनको रब करूंगी तो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि जो वैलेंस शेल है, लास्ट वाला जो ऑर्बिट होता है आपके एटम का, वैलेंस ऑर्बिट, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव कर सकते हैं फ्रीली, हम उसको एक एटम से दूसरे में या दूसरे एटम से इस एक में क्या कर सकते हैं? आप शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब कोई एटम या तो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है या फिर दे भी सकता है। ठीक है, दूसरे एटम को दे भी सकता है।
तो जब आप इसको रब करते हो इनको, तो होता है कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एक एनर्जी मिल जाती है और वो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब आप बोलोगे मैम किसके ट्रांसफर होंगे, एलिमेंट 1 के या एलिमेंट 2 के? उसी के ट्रांसफर होंगे जिसके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस की पकड़ कमजोर होगी। न्यूक्लियस का जो फोर्स है जिसके ऊपर कमजोर होगा। अब हर एक एलिमेंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट हर एक को बेटे अलग अलग एनर्जी देनी पड़ती है उसके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो जिसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी उसके पहले आ जाएंगे बाहर। लेट्स सपोज हमें एलिमेंट 1 को कम एनर्जी देनी पड़ती है और इसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं। तो मैंने क्या माना कि जैसे मैंने रबिंग की, आफ्टर रबिंग हुआ क्या कि यहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो मूव करके कहां चले गए, इधर चले गए, है ना। मूव करके कहां चले गए बेटा, इधर चले गए। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे देखो, 8 प्रोटॉन्स कितने, वही 10, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 यहां आ गए ना, 14 + 2 16, और प्रोटॉन कितने 14, है ना। अब देखो इसमें कौन सा नंबर बड़ा है, 10 बड़ा है, मतलब प्रोटॉन्स ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन ज्यादा मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, तो ये वाला एलिमेंट क्या हो गया रजे, पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो ये वाला क्या हो गया बेटे, नेगेटिवली चार्ज। यहां से हमने एक कंक्लूजन निकाल लिया कि जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, डेफिशिएंसी मतलब कम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन के कंपैरिजन में अगर कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड होगी। अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड होगी। यहां पे क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिवली चार्ज्ड, अगर बेटे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो पॉजिटिवली चार्ज्ड। समझ में आ गया कि कोई बॉडी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कैसे होती है, वैसे न्यूट्रल होती है। जैसे आप उसको किसी भी, जरूरी नहीं है रबिंग से, हम लोग आगे मेथड्स पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे हम चार्ज कर सकते हैं किसी बॉडी को। रबिंग भी एक मेथड है, इसको फ्रिक्शन भी बोलते हैं, बाय फ्रिक्शन और बाय रबिंग। तो रबिंग से या फ्रिक्शन से या किसी भी और फॉर्म में जैसे हम इनको एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा वो मूव करते हैं। उसके पहले मूव करेंगे जिसके न्यूक्लियस ने उसको थोड़ा कम जोर से पकड़ रखा है, ठीक है। इसके लिए वर्क फंक्शन नाम भी यूज करते हैं, हम एक वर्ड यूज करते हैं वर्क फंक्शन, वो हम आगे की क्लासेस में चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो जिसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा वो पॉजिटिवली चार्ज, जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा वो नेगेटिवली चार्ज। ठीक है बेटे, समझ में आ गया ये चीज। आगे चलते हैं बेटा ये। अच्छा, एक चीज और देखो बेटे, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होंगे, एक एलिमेंट से एक एटम से दूसरे में जब ट्रांसफर होंगे तो बेटा इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, तो इसका मतलब मास भी ट्रांसफर होगा, है ना। मास भी ट्रांसफर होगा। इट मीन्स देयर विल बी सम चेंज इन द मास ऑन चार्जिंग। अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है तो उसने क्या किया, लूज किए हैं इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसका मास थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। हालांकि इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत छोटा होता है बेटा, 9.1 × 10⁻⁻31, पर जितना भी है अब लूज किए हैं तो उतना क्या हो जाएगा बेटे, रिड्यूस। अगर गेन किए हैं जिसके पास एक्सेस है उसका मास क्या हो जाएगा, स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक लाइन में लिख रही हूं, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं बस एक ही लाइन में लिख रही हूं, देयर does occur some change in mass on charging। चार्ज करने से मास में भी कुछ वेरिएशन आएगी। जो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है उसमें क्या हो जाएगा, मास रिड्यूसेस स्लाइटली, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं। और जो नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है बेटे उसमें क्या हो जाएगा, मास इंक्रीजेस स्लाइटली, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। डन राजे, समझ गए मेरी बात। ठीक है, अब हम करते हैं बेटे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग के क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या मेथड्स हैं देखो बेटे। सबसे पहला मेथड बाय रबिंग और बाय फ्रिक्शन, मैंने अभी समझाया, ये टॉपिक हमारा हो गया। बाय रबिंग और
फ्रिक्शन, जब रब करते हैं हम दो बॉडीज को, स्केल और हेयर की एग्जांपल ली, कॉम की एग्जांपल ली, या ग्लास रॉड और सिल्क क्लोथ है, आपने ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स पढ़ रखी हैं, बाय रबिंग से। ठीक है। दूसरा होता है बेटे बाय कंडक्शन। बाय कंडक्शन, अब कंडक्शन वर्ड का मीनिंग यहां पे क्या है कि बॉडीज जब डायरेक्टली इन कांटेक्ट आती हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट बनता है जब बॉडीज के बीच। देखो सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट था जो कि पॉजिटिवली चार्ज था, लेट्स सपोज इसके ऊपर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज, और ये मेरे पास ये कंडक्टर है जिसके ऊपर चार्ज क्या है, जीरो, अभी नेट चार्ज इसके ऊपर जीरो है, मतलब ये चार्ज नहीं है। तो अब क्या मुझे इसको चार्ज करना है इसकी हेल्प से, तो मैं क्या करूंगी, एक कंडक्टिंग वायर ली, कॉपर की वायर ले ली, एक कंडक्टिंग वायर, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, डायरेक्ट कांटेक्ट बना दिया इन दोनों के बीच में मैंने। तब होगा क्या बेटे, ये चार्ज था, ये अनचार्ज था, ठीक है। यहां से चार्ज इस तरफ क्या करेगा, मूव करेगा थ्रू दिस वायर, और कब तक करेगा बेटे, जब तक इन दोनों के ऊपर इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। इक्विलिब्रियम मतलब जितना चार्ज इसके पास है उतना ही इसके पास नहीं हो जाता। समझो, जैसे सपोज करो इसके पास कितना चार्ज था, 10 कूलम, इसके पास कितना था स्टार्टिंग में, 0। जैसे मैं इसको कनेक्ट करूंगी तो यहां से हायर से लोअर की तरफ फ्लो करेगा चार्ज, और कब तक करेगा, जब तक दोनों के ऊपर बराबर ना हो जाए। मतलब इसके पास भी 5 कूलम और इसके पास भी बेटे 5 कूलम, उसके बाद ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि डिफरेंस नहीं रहा ना, तो दोनों के पास बराबर हो गया। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम अटेन करने तक ये आपस में चार्ज को ट्रांसफर करते रहेंगे। दिस इज द मेथड नोन एज मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन। हम इन दोनों को ऐसे भी रख सकते थे, ये पॉजिटिवली चार्ज था और एक जो अनचार्ज था उसको बिल्कुल इसके साथ ऐसे कांटेक्ट में लाके रख दिया, तब भी ये क्या करेगा, इसमें चार्ज ट्रांसफर कर देगा। कंडक्टर से ना आपस में कांटेक्ट बन जाएगा इनका जी, या फिर वायर से कर सकते हैं। तो जब डायरेक्ट कांटेक्ट बनाते हैं हम चार्जिंग के लिए तो उसको कहते हैं कंडक्शन। ठीक है, समझ गए। तीसरा जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको मोस्टली पेपर में आ जाता है ये, ठीक है, एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है बेटे, चार्जिंग बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन, इंडक्शन से हम चार्जिंग कैसे करते हैं। इंडक्शन का मतलब है बेटे यहां पे कि हम डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं बनाते, ठीक है, मतलब एक्शन फ्रॉम अ डिस्टेंस, एक्शन फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर से ही, नॉट डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम कैसे, फिर कैसे करेंगे, एग्जांपल से चलते हैं। देखो आपके पास बेटा सपोज कोई कंडक्टर दिया हुआ है, ये कोई कंडक्टर है और ये कंडक्टर जो है मेटेलिक स्फीयर, ये हमने किसी स्टैंड के ऊपर इसको खड़ा कर दिया, कोई भी इंसुलेटिंग स्टैंड है, ठीक है। ये अनचार्ज्ड है, कैसा है ये, अनचार्ज्ड है, और मुझे बोला गया कि आप इसको चार्ज कर दीजिए, और कैसा चार्ज कर दीजिए, इसको नेगेटिवली चार्ज कर दीजिए। क्या बोला गया मेरे को कि इसको आप नेगेटिवली चार्ज कर दीजिए, बट करना इंडक्शन से है। तो मैंने क्या किया, ऐसे स्टेप वाइज ही बना के आना बेटे वहां पे, ठीक है, अपनी मनमर्जियां नहीं करनी ज्यादा। देखो ये सफियर, मेटेलिक सफियर, या लिख देती हूं, मेटेलिक सफियर है और अनचार्ज है स्टार्टिंग में, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस क्या है, बराबर है। मैंने क्या किया, इसके पास एक बेटे ग्लास रॉड लेके आई जो कि क्या थी, चार्ज थी। कैसा चार्ज था उसके ऊपर, सपोज पॉजिटिव चार्ज था उसके ऊपर। कैसा चार्ज था उसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज था। तो बेटे हमें यह पता है कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये कंडक्टर है, इसके अंदर जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, ठीक है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव। जैसे ही ग्लास रॉड को मैं इसके पास लेके आती हूँ, उसके साथ टच नहीं कर रही हूँ, इसके पास लेके आती हूँ, तो इसके अंदर जो नेगेटिव चार्जेस थे ये उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और जो पॉजिटिव वाले उनको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से इसके जो नेगेटिव चार्जेस थे वो यहाँ पे इस तरह से आ गए इस तरफ, और जिसके पॉजिटिव चार्जेस थे बेटे वो इस तरह से यहाँ पे आ गए, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, अभी तो सिर्फ इतना हुआ। क्या ये अभी चार्ज हो गया, नहीं बेटे, ये अभी भी चार्ज नहीं हुआ, सिर्फ इसमें क्या हुआ है, चार्जेस की रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, मतलब नेगेटिव एक तरफ जमा हो गए हैं और पॉजिटिव बेटे दूसरी तरफ जमा हो गए हैं, तो दोनों बराबर ही, जब सम करोगे फिर से 0 आएगा, ठीक है। तो अब हम ऐसा क्या करें कि एक तरफ का चार्ज जो है वो खत्म हो जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने उसकी अर्थिंग कर दी, ये ऐसे
ये ऐसे था हमारे पास, और ये ग्लास रॉड को इसको हटाना नहीं है, इसको ऐसे ही रखना है। ठीक है, ये ग्लास रॉड है हमारे पास। मैंने क्या किया बेटे, इसकी इस पार्ट की क्या कर दी, अर्थिंग कर दी, ग्राउंड कर दिया। अर्थिंग समझते हो ना, सेफ्टी पर्पस के लिए हम लोग अर्थिंग करते हैं, अपने घरों में भी हम अर्थिंग करते हैं, ताकि ज्यादा अगर करंट फ्लो करे, चार्जेस ज्यादा फ्लो करें तो वो अर्थ होके जो है वो अर्थ में ही, ग्राउंड में ही चले जाएं। ठीक है, हमारी डिवाइसेस खराब ना हो, हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। तो यहाँ पे भी हम अर्थिंग कर रहे हैं, मतलब हम इस पॉजिटिव चार्ज को कहाँ भेजना चाह रहे हैं, अर्थ में भेजना चाह रहे हैं। ठीक है राजे, तो अब क्या होगा, यहां से जो नेगेटिव चार्ज मूव करके आएगा इसको कैंसिल आउट कर देगा और ये तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये क्यों नहीं खत्म होगा, इस ग्लास रॉड ने बेटे इसको बाउंड कर रखा है, इसके ऊपर फोर्स लगा रखा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इधर उधर मूव नहीं करेगा, ये इसको रिपेल कर रहा है, पहले दूर भगाना चाह रहा है, इसीलिए ये वाले को हम खत्म कर सकते हैं, इसलिए हमने इसकी अर्थिंग कर दी। ठीक है, तो अगले स्टेप में हमारे पास क्या बचा, अर्थिंग करने के बाद एक बार फिर अर्थिंग हटाई तो हमारे पास क्या बचा, पॉजिटिव वाला खत्म हो गया और सिर्फ ये नेगेटिव वाला इस तरह से बचा और ग्लास रॉड वहीं की वहीं है। ठीक है, ये बचा। अब ये चार्ज्ड है, अब हम क्या करेंगे, इसके पास अब ग्लास रॉड भी अगले स्टेप में हटा देंगे। जब ग्लास रॉड को हटाएंगे तो चार्ज अपने आप से पूरे के पूरे स्फीयर के ऊपर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अब ये चार्ज, इस स्फीयर के पास कौन है, सिर्फ नेगेटिव चार्ज। तो ये स्फीयर कैसा बन गया बेटे, नेगेटिवली चार्ज्ड स्फीयर, नेगेटिवली चार्ज्ड स्फीयर। देखो पूरे के पूरे प्रोसेस में हमने ग्लास रॉड और स्फीयर का कहीं भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं बनाया है। ग्लास रॉड की वजह से ये चार्ज हो रहा है, ठीक है, पर हमने कहीं भी इसके साथ इसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं बनाया है। दूर से ही इनको आपस में क्या करने की कोशिश की है, इंटरेक्ट करवाने की कोशिश की है, और उसी से इसके ऊपर क्या आ गया, एक चार्ज आ गया। सो दिस मेथड इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। एक चीज और, ये जरूरी नहीं बेटा कि ये हमेशा नेगेटिवली चार्ज होगा, इट कैन बी पॉजिटिवली चार्ज। कब, जब आप यहाँ पे नेगेटिव रॉड ले आते जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, अगर आप यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वाली रॉड लाओगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव उस तरफ हो जाएंगे। फिर हम जब अर्थ करेंगे तो नेगेटिव वाला अर्थ हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव बचेगा, तो वो स्फीयर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, समझ गए बेटे मेरी बात, डन। और इसमें देखो ना तो ग्लास रॉड ने कोई चार्ज लूज किया है ना, जैसे इंडक्शन कंडक्शन वाले में क्या था, एक स्फीयर चार्ज था, जब उसको दूसरे के साथ लगाया तो उसने चार्ज लूज किया था। ठीक है, जब एक्चुअल कांटेक्ट हुआ था तो उसमें लूज करने पड़े थे, बट इंडक्शन में ग्लास रॉड का चार्ज उतना का उतना रहा, फिर भी हमने स्फीयर को क्या कर लिया बेटे, चार्ज कर लिया। ठीक है, समझ गए मेरी बात, आगे चलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लेते हैं बेटे, इस पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार, दोनों बोर्ड्स में, सीबीएसई भी और पंजाब बोर्ड भी। ठीक है, अब बेटे हम आते हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी चार्ज की क्या है, लाइक चार्जेस repel each other and unlike charges attract each other, attract each other। like means सेम पोलैरिटी वाले, सेम पोलैरिटी मीन्स अगर ये पॉजिटिव और इसके सामने ये पॉजिटिव लेके आए तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। इसी तरह से ये नेगेटिव सामने लेके आए तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर धकेलेंगे। मतलब यहां पे क्या हो रही है, रिपल्शन। सिमिलरली अगर ऑपोजिट पोलैरिटी, मतलब अनलाइक मीन्स ऑपोजिट पोलैरिटी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ खींचेंगे अपनी तरफ, तो ये क्या हो रही है यहाँ पे रजे, अट्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें मुझे लगता नहीं कुछ बताने वाला है, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में। दूसरी प्रॉपर्टी बेटे, चार्ज इज एडिटिव। चार्ज इज एडिटिव। चार्ज इज एडिटिव का मतलब क्या है कि अगर आपने बेटे किसी सिस्टम के ऊपर, किसी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज जो है वो कैलकुलेट करना है, तो हम सिंपल मैथ्स लगा के उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब बोलोगे मैम इसमें क्या बताने वाली बात है, ये तो हमें पता ही है।
ये पता इसलिए बताया गया है कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की हैं, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स में हम सिंपल मैथ्स लगा सकते हैं, बट वेक्टर्स में हमें +1 वाला अपना वेक्टर अलजेब्रा जो है वो यूज करना पड़ेगा। तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है, इसीलिए हम इसको क्या कर देते हैं, सिंपली ऐड कर देते हैं। जैसे मेरे पास कोई बॉडी है ये, और इसको हमने चार्ज दिया, एक बार चार्ज दिया इसको Q1 विच इज इक्वल्स टू 1 कूलम, फिर दे दिया Q2 विच इज इक्वल्स टू -3 कूलम, एंड Q3 विच इज इक्वल्स टू 6 कूलम, एंड देन Q4 विच इज इक्वल्स टू -2 कूलम। ठीक है, ये चार्जेस आपने इसको बॉडी को दिए, और मैंने आपसे पूछा कि इस बॉडी का, इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है। तो आप टोटल चार्ज में क्या लिखोगे, Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, बट वी हैव टू ऐड दीज चार्जेस विद देयर साइन, साइन के साथ ही ऐड करना है। ठीक है, देखो 1 प्लस Q2 कितना है, -3 प्लस 6 प्लस ये कितना है, -2। तो अब देखो ये कितना बना, 1 और 6 7 और ये 5, 7 - 5 कितना बना बेटे, 2 कूलम। तो इस बॉडी के ऊपर जो टोटल नेट चार्ज आएगा वो कितना आएगा, 2 कूलम। समझ में आया कि चार्ज एडिटिव है। डन। आगे चलते हैं बेटे थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी है राजे, चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब आप समझते हो कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व्ड। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब हम ना तो बेटे कंजर्व, जब भी कंजर्व्ड वर्ड आता है आप बोलते हो कि जैसे एनर्जी की कंजर्वेशन में आप बोलते थे एनर्जी का नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सेम यहां पर है। इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय द नेट चार्ज कैरिड बाय एन आइसोलेटेड सिस्टम। मैं बार बार आइसोलेटेड वर्ड यूज कर रही हूं। आइसोलेटेड का मतलब क्या है, जैसे हम बोलते नहीं कि ये बड़ा आइसोलेटेड सा रहता है ना, अलग सा रहता है। अलग मतलब उसको दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी ही दुनिया में मस्त है। आइसोलेटेड सिस्टम का वैसे ही मतलब क्या है बेटे, कि जो सिस्टम है उसमें ना तो कोई चीज अंदर आ सकती है, ना ही कोई चीज बाहर जा सकती है। ठीक है, मैं समझाती हूं आपको, पहले इसको लिखते हैं। चार्ज इज कंजर्व्ड, इसका मतलब क्या है, बाय द वर्च्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी the total charge of an isolated system always remains constant और कंजर्व्ड। वर्ड बोल सकते हो आप दोनों में से कुछ भी। अब यहां पे जो मेन चीज समझने वाली है वो क्या है, मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड। ये तो आपको कंजर्व्ड का मीनिंग आपको पता है, नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, ना तो बना सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ये वर्ड आपको पता है। आइसोलेटेड वर्ड का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटे, ये जैसे कोई बॉडी है या कोई सिस्टम है, आइसोलेटेड है। ये क्या है, कोई मैंने आइसोलेटेड सिस्टम बना दिया। मीन्स अंदर जाना इन और बाहर आना मीन्स आउट, नॉट अलाउड। ना ही तो किसी का अंदर जाना अलाउड है, ना ही किसी का यहां से बाहर आना अलाउड है। आपस में अंदर जितनी मर्जी इंटरेक्शन हो सकती है, बट अंदर से बाहर आना और बाहर से अंदर जाना ये अलाउड नहीं है। आइसोलेटेड का मतलब ये हो गया। ठीक है, अब जैसे बेटे सपोज ये सिस्टम था पूरा, और मैंने माना इसके ऊपर चार्ज कितना था, सपोज इसके अंदर कुछ अलग अलग चार्जेस की वैल्यू आपको समझाने के लिए लिख देती हूँ। वैसे हम नेट चार्ज देखते हैं बॉडी का। सपोज अंदर इसके अंदर जो पार्टिकल्स थे उसके ऊपर एक के ऊपर चार्ज था Q1 इज इक्वल्स टू 3 कूलम, फिर दूसरे के ऊपर चार्ज था यहाँ पे 1 कूलम, यहाँ तीसरे के ऊपर चार्ज था -2 कूलम, और यहाँ पे चौथे के ऊपर चार्ज था 4 कूलम, ऐसा कुछ भी। ठीक है, तो मतलब देखो इसके ऊपर नेट चार्ज कितना हुआ, 3 + 1 4, 4 + 4 8, 8 - 2 6 कूलम। नेट चार्ज कितना हुआ, 6 कूलम। मतलब अब हम जो मर्जी कर लें, इसका चार्ज क्या रहेगा, हमेशा कंजर्व 6 कूलम ही रहेगा। ठीक है, जो मर्जी मतलब आपस में इनमें इंटरेक्शन हो सकती है। जैसे सपोज करो
इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगी, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में, है ना, या फिर इन दोनों के बीच में हो गई, इन दोनों के बीच में देख लो, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर गए। जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, देखो बेटे इसके पास कितना चार्ज है 3 कूलम, इसके पास कितना है 1 कूलम, तो हाई से लो की तरफ फ्लो करेगा, हाई से लो की तरफ फ्लो करेगा। कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों के ऊपर बराबर ना आ जाए, ठीक है। तो इंटरेक्शन की वजह से ड्यू टू, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रही हूं रजे मैं कि चार्ज कंजर्व कैसे है, हम आइसोलेटेड वर्ड का मीनिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ Q1 एंड Q2, किसी की भी हो सकती है, हमने लेट कर लिया Q1 एंड Q2, ठीक है। जब इंटरेक्शन होगी आपस में तो Q1 और Q2 के ऊपर देखो कितना, जब Q1 से चार्ज कहां जाएगा, Q1 के से चार्ज कहां जाएगा Q2 पे, इसके पास कितना था पहले 3 कूलम और इसके पास कितना था 1 कूलम। तो जब कब तक जाएगा? जब तक दोनों के ऊपर बराबर ना हो जाए। जब यहां से फ्लो करना बेटे ऐसे शुरू करेगा तो इसके ऊपर कितना 2 कूलम, एक यहां से फ्लो कर गया 2 कूलम, दोनों के ऊपर बराबर हो गया, 2 कूलम बराबर हो गया ना। अब मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना 2 कूलम और इसके ऊपर भी कितना 2 कूलम। अब जरा नेट कैलकुलेट करना, 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 - 2 6, फिर से नेट कितना आया 6। अगेन नेट चार्ज इज इक्वल्स टू 6 कूलम, फिर से 6 कूलम आया। समझ में आ गई मेरी बात? आइसोलेटेड सिस्टम वाले अंदर आपस में जितनी मर्जी में इंटरेक्शन होगी, बट इंटरेक्शन के बाद भी अगर नए चार्जेस भी उन पार्टिकल्स के ऊपर आते हैं, फिर भी बेटे जब आप कैलकुलेशंस करोगे तो क्या आएगा, जो आपका नेट आएगा रिजल्ट वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी कुछ हम टेक्निकल सी एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि एक बेटे प्रोसेस होता है एनहीलेशन और एक होता है पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। अभी ये आपको समझ में, चलो मैं बता देती हूं कि जब बेटे एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन क्या होता है, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट। प्रोटॉन नहीं है, ये पॉजिट्रॉन है, ठीक है। हम रेडियो एक्टिविटी करेंगे तो हम उसमें इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एनहीलेशन एग्जांपल है इसकी, फॉर एग्जांपल एनहीलेशन ऑफ मैटर। इसमें होता क्या है बेटे, जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वहां से क्या निकलता है, 2 गामा रेज निकलती हैं। क्या निकलती हैं? 2 गामा रेज या गामा फोटोन्स निकलते हैं, ठीक है। तो वहां से हमें प्रूव करना है कि ये चार्ज क्या है, कंजर्व। देखो मैंने क्या बोला, कौन कौन इंटरेक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन में बार बार बोल रही हूं, वो रेडियो एक्टिविटी में अच्छे से समझ में आएगा। यहां पे अभी समझ लो कि एंटी पार्टिकल होता है और इलेक्ट्रॉन का उल्टा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन नहीं है, ये भी याद रखना है। क्या प्रोड्यूस करते हैं दोनों रिएक्ट करके, गामा रेज, गामा फोटोन्स लिख लो। फोटोन मतलब लाइट, गामा फोटोन्स या गामा रेज कितनी, 2 निकलती हैं, 2 गामा रेज या 2 गामा फोटोन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखते हैं, ऐसे। पॉजिट्रॉन उसका उल्टा है तो ये ऐसे, समझ गए। इलेक्ट्रॉन को इस तरह से एंड प्रोटॉन को, सॉरी पॉजिट्रॉन को इस तरह से। 2 गामा रेज निकली, गामा प्लस गामा, ये गामा का सिंबल होता है, ठीक है, गामा प्लस गामा। और गामा के ऊपर जो चार्ज होता है ना बेटे, वो कितना होता है, 0, न्यूट्रल होती है गामा रेज। गामा फोटोन जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर चार्ज कितना होता है, 0। अब देखना जरा, कंजर्व रहा। कंजर्व का मतलब कि रिएक्टेंट्स में जितना चार्ज था उतना ही किसमें होना चाहिए, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें होना चाहिए, है ना। ये 2 रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, उतना ही पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर, पॉजिट्रॉन के ऊपर। तो यहां पे भी नेट कितना बना, 0। और इधर 2 गामा रेज निकली, 2 निकले, 4 निकले, 10 निकले, सबके ऊपर चार्ज कितना है, 0। रहा चार्ज कंजर्व बेटे, समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो ये थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दिस वाज प्रॉपर्टी नंबर 3। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4 बेटा, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मतलब कि ऐसी प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच ऑल फ्री चार्जेस आर, ऑल फ्री चार्जेस मतलब जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज।
देखो बेटे, जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है वो किसके ऊपर है? जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है, जो सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज है, वो किसके ऊपर होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ उससे छोटा अभी तक नहीं बना, उससे छोटा अभी तक नहीं है। किसी भी चीज पे हमने उससे छोटा नहीं देखा। क्वार्क्स वगैरह होते हैं, बट वो इंडिपेंडेंटली बेटे एग्जिस्ट नहीं कर सकते, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, मैं बता दूंगी आपको क्वार्क्स का फिनोमिना भी। मतलब ये माना, अब ये रिसर्च हो चुकी है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं, ये और भी छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? क्वार्क्स, QUARKS। ठीक है, और ये फ्रैक्शन में चार्ज को होता है इनके ऊपर, बट ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जैसा इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है ना, ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या मानते हैं कि जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज है, मिनिमम पॉसिबल चार्ज किसके ऊपर है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और वो कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। नेगेटिव है, हमें पता है। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन। ये पॉसिबल वैल्यू है उसकी मिनिमम। अच्छा बेटे, अब हमने रबिंग की या कंडक्शन की या कुछ भी चार्जिंग जब करते हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं एक से दूसरे में, है ना? या तो गेन करता है कोई इलेक्ट्रॉन या कोई लूज कर देता है। तो मिनिमम कितना गेन कर सकता है या कितना लूज कर सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन, है ना? उससे ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। पर क्या आपने कभी ये सुना कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया और आधा रह गया जी, या 1/3 ट्रांसफर हो गया बाकी का रह गया जी? नहीं, कभी भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, चार्जेस का ट्रांसफर फ्रैक्शंस की फॉर्म में नहीं होगा। जब भी होगा इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में होगा, मतलब या तो 1 या 2 या फिर 3, सो ऑन, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब मेरा कहने का यह है कि इंटीजर्स की फॉर्म में होगा। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोल देते हैं हम? चार्जेस क्वांटाइज्ड। कि चार्ज क्या है? क्वांटाइज है, डिस्क्रीट इन नेचर है। ठीक है, चार्जेस क्वांटाइज्ड मीन्स टोटल चार्ज of a system is integral multiple of basic unit of charge, basic unit of चार्ज। देखो ध्यान से समझो, इसको फॉर्मूला से आपको समझ आएगा। Q क्या है? टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीजर के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई। इंटीजर मैंने क्या ले लिया? n। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक मतलब जिसके ऊपर सबसे छोटा है। सबसे छोटा किसके ऊपर होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। हमने उसको E लिख लिया बेटे। तो n यहां पे क्या हो गया? एनी इंटीजर +-1 +-2 +-3 एड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हम E के साथ माइनस नहीं लगाएंगे, हम यहीं पे लगा देते हैं n के साथ। E की वैल्यू हमेशा फिक्स कितनी? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम, क्योंकि इससे छोटा ट्रांसफर नहीं हो सकता है। इसको एक क्वेश्चन से करने की, समझाने की कोशिश करती हूं बेटे मैं आपको। आपसे पूछा कि आपके पास 1 कूलम चार्ज है क्या है आपके पास? 1 कूलम चार्ज है। उस 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके वो 1 कूलम चार्ज बना? आपको क्या दे रखा है? चार्ज कितना? 1 कूलम। क्या निकालना है आपको? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस n। E हमें पता कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। निकाल लेंगे, हमारे पास फॉर्मूला जी Q इज इक्वल्स टू NE। तो NE इज इक्वल्स टू Q बाय E, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। इसको ऊपर ले जाओ, 10⁻⁹। इसका भी ये पॉइंट हटा के मैंने 0 ऊपर लिया तो 10/16। इसको मैंने क्या लिख दिया बेटे? 100 इंटू 10⁻18 लिख सकते हैं ना। 19 ये 0 है और एक ये 20, तो 100 मैंने यहां लिख दिया, मतलब 2 zeros यहां लिख दिया, और 18 को इस तरह से लिख दिया अपॉन 16। अब इसको सॉल्व करना आसान है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे हम। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स से मिलकर क्या बना? 1 कूलम चार्ज। ठीक है, यहाँ पॉइंट्स हटा भी सकते हो आप। पॉइंट्स से ये नहीं मान लेना कि ये फ्रैक्शन है। इसको हटा देंगे तो क्या बनेगा? देखो 625/100 इंटू 10⁻18, ये कट गया 16, तो 625 इंटू 10⁻16। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स मिले तो जाके क्या बना आपके पास? तो जाके क्या बना आपके पास? 1 कूलम चार्ज बना। ठीक है बेटे,
इससे रिलेटेड हम और क्वेश्चंस को भी करेंगे। अभी आज चार्ज की पहले प्रॉपर्टीज को खत्म कर लेते हैं। हमने क्या कर लिया, लाइक चार्जेस वाला कर लिया, एडिटिविटी कर लिया, कंजर्वेशन भी कर लिया, क्वांटाइजेशन भी कर लिया, है ना। अब छोटी छोटी 2-3 और प्रॉपर्टीज है बेटे। चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, एसोसिएटेड विद मास। इसका मतलब क्या है कि चार्ज सिर्फ उन्हीं बॉडीज के पास होगा, उन्हीं पार्टिकल्स के पास होगा जिनके पास क्या होगा राजे, मास होगा। बिना मास वाले के पास चार्ज नहीं हो सकता। बट इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। आपने ये नहीं बोल देना कि जिसके पास मास उसके पास चार्ज हमेशा ही होगा, नहीं, सारी बॉडीज चार्ज थोड़े ना होती हैं। इसकी एग्जांपल बड़ी अच्छी है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना, मास कितना, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। प्रोटॉन के पास 1.672 इंटू 10⁻27 kg और न्यूट्रॉन के पास 1.674 इंटू 10⁻27 kg। तीनों के पास मास है, चार्ज देखो तीनों के पास है। इसके पास 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम नेगेटिव, इसके पास 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम पॉजिटिव और इसके पास 0, न्यूट्रॉन के पास 0। तो मैंने जो बात बोली वो प्रूफ हो गई ना कि चार्ज होने के लिए मास का होना जरूरी है, बट ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास मास उसके पास हमेशा ही चार्ज होगा। दैट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है राजे, तो चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, समझ लेना इस चीज को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट मतलब चेंज नहीं होता। किसके साथ चेंज नहीं होता, विद स्पीड। स्पीड के साथ चार्ज जो है वो चेंज नहीं होता है। मतलब मेरे पास सपोज ये बेटा एक पेन है और इसके ऊपर मैंने बोल दिया 1 कूलम चार्ज है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको यहां से पकड़ के ऐसे थ्रो करूं कहीं पे, तो इसके पास स्पीड आ जाएगी ना, ये मूवमेंट करने लगेगा, मोशन आ जाएगा, इसके पास स्पीड आ जाएगी। बट स्पीड के आने से इसके चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पहले 1 कूलम था, अभी भी कितना रहेगा बेटे, 1 कूलम ही रहेगा। डन बेटे, समझ में आई मेरी ये बातें। तो ये चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज थी। एक और प्रॉपर्टी उसको हम कूलम्स लॉ की फॉर्म में स्टडी करेंगे कि जो दो चार्जेस है उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों हो सकते हैं। ठीक है, हमने अभी पढ़ा ना कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर। तो उनके बीच में जो फोर्स है इट कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, बट उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, लेक्चर नंबर 2 में, कूलम्स लॉ की फॉर्म में। तब तक आपका एक होमवर्क है, एक तो इस लेक्चर को आपने अच्छे से पढ़ना है। दूसरा इसका होमवर्क बेटे है डिस्टिंक्शन बिटवीन चार्ज एंड मास। चार्ज और मास में क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये आपने पढ़ने हैं और अपने नोट्स में उसको अच्छे से लिख लेना है। ठीक है, अगर उसमें भी कोई डाउट होगा तो हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो टिल नेक्स्ट क्लास अच्छे से पढ़ो, समझो चीजों को। बहुत आसान और बड़ी मजेदार है फिजिक्स। मैं बार बार ये चीजें क्लास में भी बोलती हूँ कि मतलब इससे मजेदार सब्जेक्ट मुझे नहीं लगता कि है। बहुत मजा आता है इसको करने में, बट तब आएगा जब आप लोग बेटे एफर्ट्स करोगे। मैं श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपका फिजिक्स जो है वो फेवरेट बन जाएगा अगर आप मेरे कहने पे चलते रहोगे और अच्छे से सारी चीजों को साथ साथ में करते रहोगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आप मेरा कहना मानोगे। तो टिल देन ठीक है, मिलते हैं बेटे नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिए। थैंक यू।